औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बाबर द्वारा स्थापित किया गया महान मुगल साम्राज्य अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। इस बहुत बड़े मुगल साम्राज्य की अलग अलग शाखाएं थी जिनको हम सूबे कहते थे। बंगाल, अवध, दक्कन, सिंध, पंजाब, कश्मीर, काबुल, मालवा, राजपूताना, ऐसे कई सारे राज्य थे जो मुगल सल्तनत की अलग अलग शाखाएं थी और इन शाखाओं से ही सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत मिलती थी मुगल सल्तनत की जड़ दिल्ली को। मगर औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके अनएलिजिबल सक्सेसर्स, अयोग्य उत्तराधिकारी, दरबार में गुटबाजी, आमिरों का, सरदारों का, सूबेदारों का अपना अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा, विदेशी आक्रमण, इन सब से मुगल सल्तनत का ये बहुत बड़ा पेड़ की सारी शाखाएं धीरे धीरे गिरने लगी और मुगलों के बाद में उनकी मुगल साम्राज्य की कब्र पर ही कई सारे छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। उन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे थे जो पहले मुगल सूबे थे और वहाँ के सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, जबकि कुछ राज्य नए बने थे जैसे मैसूर, जैसे मराठा। कुछ राज्य पहले अपने आप में सूबे थे जैसे बंगाल, अवध, दक्कन, इस प्रकार। हमें आज के इस सेशन में कुछ प्रमुख राज्यों पर बात करनी है जो राज्य मुगलों के पतन के बाद डेवलप हुए और उसके कुछ प्रमुख राजा, कुछ प्रमुख सरदार, उनकी घटनाएं, इस पर हम बात करेंगे। इट्स अ जनरल डिस्कशन, ओके गाइस, याद रखिएगा। इसमें हम एक एक राज्य को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री की बेसिक्स को पढ़ना है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोगों को तैयार करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करें कि मुगलों के बाद कौन कौन से नए राज्य। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें वो वाले राज्य ले रहा हूँ जिनका कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष चला, ठीक है ना। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे तो बहुत सारी रियासतें बन गई थी मुगलों के बाद, पर हम सबको नहीं पढ़ने वाले। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इस क्लास में, क्योंकि ये प्रीलिम्स और बेसिक फाउंडेशन का ओरिएंटेड लेक्चर है। सबसे पहले एक बात इसको समझते हैं कि यार मुगल साम्राज्य के बाद आखिरकार ये नए राज्य आए क्यों, वाई द मेजर फैक्टर फॉर द राइज ऑफ द न्यू स्टेट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो वाई, क्यों आए ये नए राज्य, उदित क्यों हुए, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो बच्चा, सबसे पहली पृष्ठभूमि जो है वो है मुगल साम्राज्य की शिथिलता से जो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आई, पॉलिटिकल वैक्यूम, है ना, पावर वैक्यूम की कंडीशन आई। उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए कई सारे राज्य आपस में फिर ताकतवर हुए, पहले बने और फिर उस पावर, मतलब अपने आप को मुगलों की जगह पर स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि मुगल कमज़ोर पड़ गए, वीक पड़ गए, तो अब कोई ना कोई तो पावर आएगा उसको भरने के लिए। तो ये नए नए राज्य उदित होकर के आए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो मुगल सल्तनत जो थी ना, उस मुगल सल्तनत का जो स्वरूप था बच्चा, वो स्वरूप कुछ इस तरह से था कि उसमें कुछ तो अपने अधीन राज्य थे, सूबे थे जिन पर मुगल सूबेदार बैठाए जाते थे, मगर कुछ अर्ध स्वतंत्र राज्य थे, अर्ध स्वतंत्र। जैसे अब राजपूत रियासतें, वहाँ पर राजा की फॉरेन पॉलिसी पर मुगलों का कंट्रोल था, बाकी इंटरनल तो वो स्वतंत्र था, जो अकबर ने स्थापित कर थी मुगल और राजपूत नीति। तो ना कुछ ऑटोनोमस थे, कुछ टोटली इंडिपेंडेंट थे जो मुगलों को अपना सपोर्ट करते थे।
और कई सारे ऐसे सूबेदार थे, राज्य थे जो सीधा अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स थे, मुगलों के अधीन थे। तो क्या हुआ कि जब मुगल्स कमज़ोर लगे ना, तो जो कमज़ोर होने लगे, तो जो उनके अधीन जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में सूबे थे, वहाँ के सूबेदारों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया कि दिल्ली की सरकार कमज़ोर है, हमें स्वतंत्र हो जाना चाहिए। और वो धीरे धीरे क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। जैसे हैदराबाद में चिनकुलिज खां, अवध में, बंगाल में, ये सब क्या थे, ये मुगलों के अधीन थे। और जो ऑटोनोमस थे मुगलों के अधीन राजपूत रियासत, वो भी अपने आप में स्वतंत्र होने लगी। तो जो मुगल सूबेदार और जो प्रादेशिक प्रोविंशियल सरदार थे, उनकी अपना अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा जैसे बच्चा बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये सब, इस वजह से नए राज्य का उदय हुआ। फिर अब मुगल सल्तनत का स्वरूप तो बड़ा कुछ ऐसा था कि उन्होंने धार्मिक नीतियों का पालन किया राजनीतिक सत्ता को जमाए रखने के लिए। तो इसके एवज में उनको कई सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। कई जगह पर जमींदारों का विद्रोह हुआ, कई जगह पर किसानों का विद्रोह हुआ, कई जगह पर अलग अलग लोगों का विद्रोह हुआ। तो उन विद्रोह की वजह से भी कुछ राज्य पनपे, जैसे बुंदेलखंड स्टेट, छत्रसाल का विद्रोह, मराठा स्टेट, शिवाजी महाराज का विद्रोह, भरतपुर स्टेट, चूड़ामन जाट, सूरजमल जाट का विद्रोह। तो इन विद्रोह की बदौलत भी कई सारे नए राज्य उदित हुए, जैसे अफगानिस्तान में अफगान। दूसरी बात, मुगलों ने क्या किया कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र थे, जो फ्रंटियर रीजन्स थे, उन फ्रंटियर रीजन्स पर, उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर जो है ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया, कुछ खास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से भी उन क्षेत्रों से भारत में आक्रमण हुए, जैसे नादिर शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। और इन आक्रमणों ने भारत के मुगल सल्तनत की पोल खोल के रख दी, कमज़ोर साबित कर दिया। तो इससे नए महत्वाकांक्षी लोगों को और कॉन्फिडेंस मिला कि यार मुगल हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम अलग हो सकते हैं। भारत के संविधान में इसीलिए हमने संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक, फेडरलिज्म के साथ साथ यूनिटरी स्ट्रक्चर अपनाया है कि कोई भी राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। हम इतिहास से सबक लिए हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए संविधान हमारा बहुत बहुत जीवंत है, जिंदा है। हमने इतिहास से सबक लिया, भविष्य के लिए खुद को प्रोटेक्ट किया। तो बच्चा, ये जो मुगल सल्तनत थी, ये इन वजह से क्या हुआ, नए नए राज्य, नए नए स्टेट्स अराइज होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप कुछ मैप देखिए। ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो 1750 का है ना। अब इस 1750 के मैप में अगर आप देखेंगे बच्चा, तो आपको सबसे पहले तो ये अफगानिस्तान स्टेट दिख रहा है। अहमद शाह अब्दाली ने पहला आधुनिक अफगानिस्तान स्थापित किया था। तो ये आप देखें, वेस्ट में अफगानिस्तान स्टेट है, ये रहा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए अफगानिस्तान अब्दाली ने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया। अच्छा, पंजाब में उस समय कोई यूनाइटेड स्टेट नहीं थे, तो कई सारे मिसल्स में डिवाइड था। ये मिसल्स हैं पंजाब की, 12 मिसल हम पढ़ेंगे पंजाब राज्य में भी। कश्मीर स्टेट को आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। मुगल सिर्फ यहाँ तक सीमित हो गए, दिल्ली और उसके आसपास। ठीक है, ये मराठा एम्पायर 1750 में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राज्य मराठा एम्पायर ही था। फिर ये सिंध राज्य है, कच्छ का अलग राज्य था। ठीक है, ये हैदराबाद स्टेट। ठीक है, अब अभी हम पढ़ेंगे आगे कि यार हैदराबाद राज्य का हमेशा से मराठों से संघर्ष क्यों रहा, क्योंकि उसकी लोकेशन देखिए आप कि ये जो है ये मराठा राज्य से के नीचे ही हैदराबाद राज्य था। तो जिंदगी भर ये व्यक्ति जब तक मराठा राज्य रहा, ये इससे संघर्ष करता रहा। ठीक है, अच्छा, मराठाओं के हैदराबाद के नीचे फिर आपको मैसूर स्टेट दिख रहा होगा, ये मैसूर स्टेट। ठीक है,
ये यहाँ पर है कर्नाटक वाले स्टेट में, ठीक है। इधर पे फिर कर्नाटक राज्य आ गया, ये पूरा आज का तमिलनाडु वाला बेल्ट, और इधर फिर ये अंग्रेज़ों का सेटलमेंट हो गए, आपका मद्रास वगैरह। ये अवध जो है आज का यूपी वाला पार्ट का कुछ हिस्सा अवध था। फिर ये बंगाल में आज का बिहार, झारखंड, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये पूरा इसमें आता था। उस समय पर असम का भी काफ़ी कुछ हिस्सा बंगाल का पार्ट था। असम से ऊपर आज का अरुणाचल प्रदेश, और ये जो हिस्सा है ना, इसको हम अहोम कहते थे, ये रहा अहोम, ठीक है। मणिपुर राज्य अलग था, मौर्क अलग था, यानी जो बड़ी स्टेट थी ये इनकी लोकेशन, ये 1750 का है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ना सिख मिसल्स हैं, कलाट हैं, सिंध, जोधपुर, मराठा एम्पायर बड़ा राज्य, हैदराबाद, सीरा एक राज्य था। अब देखिए आप 50 साल बाद इंडिया में एक मैप में क्या बदलाव आया। ये सन 1800 का मैप है। अब 1800 में देखिए अफगानिस्तान स्टेट तो बड़ा रहा, एक सिख एम्पायर स्थापित हुआ, जहाँ सिख मिसल थे। 50 साल बाद यहाँ सिख एम्पायर स्थापित हो गए थे, क्योंकि हमारे पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने एक बड़ा सिख एम्पायर स्थापित किया था। नेपाल वाला पूरा बेल्ट गोरखा कहलाता था, ठीक है। सिंध कच्छ राज रहा। मराठा एम्पायर जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, मगर मुगल आप देखिए, मुगल सब सिर्फ इतने से रह गए, ये दिल्ली तक। आप देख रहे हैं मुगल सल्तनत खत्म हो गई, 1800 में आके मुगल सल्तनत खत्म हो गई, जबकि 1750 में कुछ टेरिटरी थी उनके पास। अब यहाँ पे अवध है, बंगाल है, मराठा है, हैदराबाद है, मैसूर है। जो सीरा राज्य यहाँ था हैदराबाद और मैसूर के बीच में, वो भी खत्म हो गया। तो इधर हैदराबाद राज्य आ गया, इधर मैसूर राज्य आ गया, और ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी जो कर्नाटक स्टेट था वो पूरा क्या बन गया, मद्रास प्रेसिडेंसी बन गया। 1800 में आकर के बंगाल, अवध, मराठा, सिख, हैदराबाद, मैसूर और मद्रास, यही कुछ बड़े राज्य रह गए। और इसके बाद 1850 में तो सब खत्म हो गया, सिर्फ अंग्रेज ही रह गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये स्टेट्स मैंने क्यों दिखाई, ताकि इन स्टेट्स के बारे में हम पढ़ें तो आपको पता रहे कि हम किन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इन सब देसी रियासतों की स्थापना में सबसे पहले हम एक राज्य को पढ़ेंगे, वो है हैदराबाद स्टेट। कौन सा बच्चा? हैदराबाद राज्य। बच्चा हैदराबाद राज्य की क्या खास बात है? आपने मैप में लोकेशन देखा होगा हैदराबाद का। हैदराबाद राज्य आज का हमारा जो तेलंगाना का हिस्सा है, तेलंगाना पार्ट है, वहाँ पर मौजूद था। प्राचीन काल में, मध्यकाल में ये राज्य बड़ा उपज देने वाला स्टेट था, और यहाँ पर मध्यकाल में अलग अलग रियासतों का शासन था। आपने गोलकुंडा राज्य सुना था, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा मिला था, ये उसी ज़मीन पर स्थापित था हैदराबाद राज्य। मगर मिडाइवल में एक अलग हिंदू राज्य थे, आधुनिक में यहाँ पर ये इस्लामिक रूलर के अधीन हैदराबाद राज्य था। मुगलों के अधीन ये एक दक्कन का प्रांत था, और दक्कन में औरंगजेब ने एक व्यक्ति आसफ खां को यहाँ का सूबेदार बनाया। उसी व्यक्ति ने बाद में जो है निज़ामुल मुल्क की उपाधि लेकर के एक हैदराबाद राज्य स्थापित किया। हैदराबाद राज्य में वंश था आसफ जाही वंश, आसफ जाही डायनास्टी। कौन सा बच्चा? आसफ जाही डायनास्टी, ये डायनास्टी थी हैदराबाद की। ना हुआ द फाउंडर, तो फाउंडर वाज चिनकिलिच खां निज़ामुल मुल्क। इसने सन 1724 में 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ये व्यक्ति पहले औरंगजेब के समय पर सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु हुई, मराठा साम्राज्य पावरफुल हो रहा था, मुगल्स उलझे हुए थे, और वहाँ दक्कन में, दिल्ली में मुगल भी कमज़ोर हो रहे थे। इसने खुद को क्या स्थापित कर दिया, नया राज्य बना लिया। दक्कन में स्वतंत्र राज्य की पहली बार कोशिश करने वाला व्यक्ति जुल्फ़िकार खान था, मगर वो फेल हो गया था। जुल्फ़िकार खान के बाद में फिर इस व्यक्ति ने निज़ामुल मुल्क दक्कन का वायसराय बना, और 1715 में सैयद हुसैन अली को दक्कन का वायसराय बनाया था, जब सैयद ब्रदर्स यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। हुसैन अली की मृत्यु हुई, आपको याद होगा फर्रुखशर के समय पर, फर्रुखशर के बाद, और जब हमारे जो अब्दाली जो अहमद शाह थे, रंगीला साहब, उसके समय पर इसकी मृत्यु हुई। और उसके बाद में फिर से चिनकिलिच खां को दक्कन का सूबेदार बनाया था 1715 के आसपास, ठीक है, 1718-19 के आसपास। और जैसे ही चिनकिलिच खां यहाँ का गवर्नर बना,
तो ये क्या हुआ, इसने फिर से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और इसके पहले एक युद्ध हुआ, सुकरखेड़ा का युद्ध। आपको पता है मोहम्मद शाह ने मुबारक खां को दक्कन का वायसराय बनाया था। ठीक है, दरअसल ये कौन था, ये हमारे खानदेश का प्रमुख था, उसको वायसराय बना करके भेजा कि भाई चिनकुलिज खां को जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो। तो चिनकुलिज खां जो कि पावरफुल सूबेदार था, उसने अपनी सेनाएं भी इकट्ठा कर ली थी। उसने क्या किया, इस युद्ध में, सकरखेड़ा के युद्ध में मुबारक खां को पराजित कर दिया और मुबारक खां मारा गया। इससे दक्कन में चिनकुलिज खां की ताकत और भी क्या हो गई, बढ़ गई, और वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया दक्कन का। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जब सुकरखेड़ा के युद्ध में उसने मुगल सल्तनत के प्रमुख सेनापति को हरा दिया, तो उसके बाद उसने हैदराबाद को अपना राज्य का राजधानी बना करके एक नया राज्य स्थापित कर दिया, हैदराबाद राज्य। चिनकुलिज खां ने, याद रखिएगा, ठीक है, जिसे हम निज़ाम उल मुल्क कहते हैं, निज़ाम उल मुल्क। अब निज़ाम उल मुल्क जब ये युद्ध जीत गया तो मुग़ल बादशाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, भाई इज्जत थोड़ी सी बचानी थी। ठीक है, तो इज्जत बचाने के चक्कर में क्या किया, उसने बोला ठीक है जाओ तुम वजीर हमारे अधीन, और आसफ जाह की उपाधि उसको मिल गई। तो क्वेश्चन आ जाएगा, चिनकुलिज खां को आसफ जाह की उपाधि किसने दी, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। कौन से युद्ध के बाद में, सुकरखेड़ा के युद्ध के बाद में। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, इसीलिए इसको वंश बोलते हैं, और इसने हैदराबाद राज्य किया कर दी, स्थापना पूरी तरह से कर दिया। ठीक है, अब ये जो इसके बाद में बहुत सारे निज़ाम आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे निज़ाम आए। इसके बाद में इसका बेटा नासिर जंग आएगा, उसका भतीजा, उनमें आपसी संघर्ष चलेगा, अंग्रेज लोग फ्रांसीसी लोग आपस में वहाँ भी उलझेंगे। तो वो इतना डिटेल में हमें अभी जाना नहीं है, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। चार मीनार हैदराबाद की किसने स्थापित करवाई थी, किसने बनवाई थी, ढूंढो, ढूंढ करके बताओ, चार मीनार किसने बनवाई थी। ठीक है, अब अगला राज्य पढ़ लेते जल्दी से, अवध। अगला राज्य है अवध, अवध राज्य। बच्चा अवध राज्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अवध राज्य इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको, क्योंकि अवध रियासत जो थी, अवध सल्तनत जो थी, उस सल्तनत के अधीन आज का उत्तर प्रदेश राज्य था, और गंगा यमुना का दोआब वाला बेल्ट है। अवध राज्य का ही राजा अगर अब्दाली का सहयोग नहीं करता है, मशा अब्दाली का, तो शायद इतिहास कुछ और हम लोग पढ़ते, क्योंकि मराठे शायद जीत जाते, मराठे जीतते तो शायद अंग्रेज नहीं हो पाते, मे भी पॉसिबल कुछ और इतिहास होता। तो अवध की लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी हमने मैप में देखा, दोआब वाले बेल्ट में मौजूद था अवध। तो अवध की स्थापना किसने की थी, सादत खां, जिसको हम बुरहान मुल्क कहते हैं, बुरहान मुल्क, सादत खां। और उस समय पर जब मोहम्मद शाह रंगीला ही शासक था, उस समय ही अवध राज्य भी स्थापित हुआ था। और इसने जो अवध राज्य था, जो सादत खां जिसको हम बोल रहे हैं, इसका संस्थापक है सादत खां जो है, उसने सबसे पहले फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। फैज़ाबाद जिसे हम आज अयोध्या के नाम से जानते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाया था। और आपको पता है कि जो नादिर शाह अब्दाली था, ठीक है, नादिर शाह अब्दाली को इसने दिल्ली बुलाया था आक्रमण करने के लिए, और कहा था कि भाई 20 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको वहाँ से। तो नादिर शाह अब्दाली ने जब कहा कि भाई अगर 20 करोड़ रुपया नहीं मिला तो इसने जहर खा करके उसके डर के मारे जान दे दी थी। जहर खा लिया था, विष पी लिया था। तो इसकी मौत के बाद में, भाई अवध का संस्थापक ये था, इसकी मौत के बाद में सफदरजंग अगला जो है अवध का नवाब बनता है 1739 से 1754। और सफदरजंग की खास बात ये थी कि इसको मुग़ल बादशाह ने अपना वजीर बनाया था, ठीक है, और इसीलिए इसको नवाब वजीर कहा जाता है, किसको, सफदरजंग को, जो इसके बाद में आया। ठीक है, अब सफदरजंग मोहम्मद शाह के फरमान से अवध का नवाब बना। इसने अहमद शाह अब्दाली और मुग़लों के बीच लड़े गए युद्ध में मुग़लों का साथ दिया था। जो अब्दाली और मुग़लों के बीच में जो युद्ध हुआ था,
उसमें इसने सफदरजंग ने मुगलों का साथ दिया था जब शुरुआत में अब्दाली भारत में आया था। ठीक है, तो अवध के नवाबों का एक छोटा सा आप लिस्ट देखिए। मीर मोहम्मद नासिर का बेटा सादत खां 1722 से 1739 में अवध का संस्थापक, और ये जहर खा करके मरता है नादिर शाह अब्दाली के डर की वजह से। ठीक है ना। उपाधि बुरहानुल मुल्क किसको थी? सफदरजंग इसके बाद में आया, सन 1739 से 54 तक ये रहा। फिर सन 1754 से 1775 तक रहा शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के समय पर होता है बक्सर का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। शुजाउद्दौला इस्लाम की वजह से अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। याद रखिएगा, शुजाउद्दौला और जो है अब्दाली मिलकर के युद्ध लड़ते मराठों के खिलाफ। फिर उसके बाद में आया आसफुद्दौला 1775 से 1797 तक। फिर बाजोर अली 1797 से 1798 तक। फिर आदत अली खान जो 1797 से 1814 तक 1814 तक ये रहा। इसके बाद में आदत अली खान के बाद में फिर गाजीउद्दीन हैदर आया। गाजीउद्दीन हैदर अली खान के टाइटल के साथ बैठा 1814 से 1827 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में गाजीउद्दीन हैदर अली 1427 तक। फिर नासिरुद्दीन हैदर 27 से 37 तक। ठीक है, फिर अली शाह 37 से 42। फिर अमजद अली शाह 42 से 1847 तक ये बैठा, अमजद अली शाह। और अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये वो व्यक्ति थे जिनके समय डलहौजी ने अवध पर जो है बैड गवर्नेंस का बेस लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मर्ज कर लिया था। तो वाजिद अली खां जिनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी, हमने पढ़ा था, अब आगे भी पढ़ेंगे। तो वाजिद अली शाह इसका अवध का अंतिम नवाब था। तो फाउंडर कौन है भाई? सादत खां फाउंडर था। ठीक है, मुगलों की तरफ से बयाना का फौजदार बना। फिर सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हुआ। बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिल गई। अवध में इसने नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था और इसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुगल शासक ने जो है निज़ामुल मुल्क को वजीर बनाया था, जिससे नाराज़ हुआ था। इसने अब्दाली को बुला लिया अपने पास में, बोला दिल्ली लूटो 20 करोड़ रुपया मिलेगा। अब्दाली ने कहा नहीं मिला तो, नादिर शाह अब्दाली ने कहा नहीं मिला तो डर की वजह से इसने जो है आत्महत्या कर ली थी सादत खान, है ना। उसके बाद में सफदरजंग सादत खां का भतीजा था और दामाद था, उसका कोई बेटा नहीं था, तो इसने अपनी बेटी का विवाह उससे किया और मोहम्मद शाह ने इसको अवध का नवाब बनाया था। इसने अहमद शाह अब्दाली ने इसको, अहमद शाह ने जो मुगल बादशाह था उसने इसको अपना वजीर बना दिया था और इसको इलाहाबाद प्रांत दिया, इसलिए इसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाते हैं। फिर आता है इसके बाद में अहमद शाह अब्दाली मुगलों के बीच लड़ा गया युद्ध में। सफदरजंग में की खास बात ये थी, सफदरजंग एक रेलवे एयरपोर्ट पट्टी भी है हमारे यहाँ दिल्ली में। सफदरजंग की खास बात ये थी कि इसने ना सेक्युलरिज्म की पॉलिसी अपनाई थी, मतलब धर्म के आधार पर सेना या प्रशासन में अपॉइंटमेंट नहीं की थी। ठीक है, मुगल बादशाह ने इसको 1753 में वजीर के पद से हटा दिया। इसके बाद में आया शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला में मैंने बताया था कि सफदरजंग का पुत्र शुजाउद्दौला पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध को लड़ता है। ठीक है, और बक्सर का युद्ध भी लड़ा था। बक्सर का युद्ध भी हम पढ़ेंगे। बंगाल की कहानी में मीर कासिम और शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम ने मिलकर लड़ा था, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फिर इसको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, और इलाहाबाद की संधि की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। शुजाउद्दौला ने जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर, उसको इलाहाबाद में लखनऊ में जो है शरण दिया था। बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और हार गया। शुजाउद्दौला के बाद में बनारस की संधि, इलाहाबाद की संधि जो वारेन हेस्टिंग्स शुजाउद्दौला के बीच में होती है, बनारस की संधि 1773 में इलाहाबाद और कड़ा के जिले अंग्रेज़ों को देना पड़े। फैजाबाद की संधि जो शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, इन्होंने बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी।
वॉरेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी थी और बनारस की संधि के बाद में रुहेलखंड पर आक्रमण किया। रोहिला सरदार की हत्या इसने कर दी थी शुजाउद्दौला के समय पर। ठीक है, जो शुजाउद्दौला है उसके 1775 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर आता है आसफउद्दौला। आसफउद्दौला अपनी राजधानी जो है लखनऊ बनाई। पहले फैजाबाद थी, फैजाबाद से लखनऊ बनाया और वहाँ पे जो है एक बहुत विशाल इमाम बाड़ा का निर्माण उसने किया था। ठीक है, इमाम बाड़े का निर्माण किया जिसमें विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया आज भी मौजूद है। तो इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। और पहले अवध की राजधानी फैजाबाद, फिर लखनऊ बनी। लखनऊ को इसलिए नवाबों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, लखनऊ की कल्चर बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छा संस्कृति है वहाँ का। और लखनऊ की जो तहजीब है वो तहजीब बहुत उम्दा तहजीब जिसको हम कहते हैं ना। लॉर्ड वेलिजली से इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ अगले नवाब आए। ख़ास तौर पे जैसे कहानी आती कि भाई सहायक संधि किसने स्वीकार की थी, अवध के नवाब कौन था? तो नवाब सादत अली खां था। उसने 1801 में वेलिजली से सहायक संधि कर ली थी। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है आपने पिछले वीडियोस देख लीजिएगा या आने वाले वीडियोस में देखिएगा। गाजीउद्दीन हैदर अली खां, उसने वॉरेन हेस्टिंग ने 1815 में बादशाह की उपाधि प्रदान कर दी थी। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब। लॉर्ड डलहौजी ने बैड गवर्नेंस, मगर बैड गवर्नेंस किस आधार पर लगाया था? किसकी रिपोर्ट थी? तो आउटरम की रिपोर्ट थी। याद रखना, आउटरम एक अधिकारी था जिसकी रिपोर्ट थी कि अवध में बैड गवर्नेंस है। उस आधार पर डलहौजी ने इसको मर्ज कर लिया था अपने अधीन। ये जो वाजिद अली शाह है अंतिम शासक थे, जो है खासतौर पे अवध जो है वो एक ऐसी रियासत था जो अंग्रेजों के लिए बहुत इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबल रहा। अभी इलाहाबाद की संधि के समय में बताऊंगा क्यों प्रॉफिटेबल रहा। मगर ये अवध जो है इसमें कुछ शासक ऐसे रहे जिन्होंने कुछ गलतियां कर दी। जैसे शुजाउद्दौला, अगर वो मराठों का साथ देता तो शायद उसकी भी सेफ्टी रहती। इतिहास में अंग्रेज कभी शायद उसको इतना अवध राज्य को जीत नहीं पाते, बट अनफॉर्चुनेटली ये अवध राज्य की कुछ कहानी थी। ठीक है, अवध राज्य भी एक स्वतंत्र राज्य बना था मुगलों के बाद में। अवध के बाद में आते जाट राज्य कहाँ पर था? दिल्ली और उसके आसपास के, जिसे हम आज का हरियाणा कहते हैं, दिल्ली और उसके आसपास में जाट कम्युनिटी रहती थी जो कि खेती बाड़ी करने वाली कम्युनिटी थी, एग्रेसिव कौम थी। तो औरंगजेब के समय पर ही जाट रिवॉल्ट होता है। ठीक है, उस जाट विद्रोह को बाद में एक नए राज्य का स्थापना करने में जाट विद्रोह ने भूमिका निभाई। तो जाटों में खासतौर पे आगरा, दिल्ली और मथुरा, मेरठ के आसपास वाले लोग थे। मथुरा के आसपास में एक व्यक्ति था गोकुल, जिसने 1669 में जाट सरदारों का नेतृत्व किया और उसने औरंगजेब के खिलाफ किसान विद्रोह किया। ठीक है, वो मारा गया। उसके बाद में आया राजा राम 1688 में। जो है राजा राम वो व्यक्ति था जिसने औरंगजेब के खिलाफ जाट विद्रोह को आगे बढ़ाया। राजा राम ने इस विद्रोह के दौरान ही अकबर का जो उसका टॉम है, जो मकबरा है सिकंदरा में, उस मकबरे को खोदा था और अकबर की, कहते हैं इतिहासकार कि अकबर की जो है उसके डेड बॉडी को निकाल करके उसे जला दिया था, ऐसा कहा जाता है राजा राम ने। तो औरंगजेब के समय पर विद्रोह किया। उसके बाद में विद्रोह धीरे धीरे ये चिंगारी सुलगती रही और बाद में एक व्यक्ति आता है, वो है भरतपुर राज्य की नींव डालने वाला बदन सिंह। उसने राज्य को मजबूत किया। महाराजा सूरजमल जो थे ये इस भरतपुर राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। और महाराजा सूरजमल जो थे उन्होंने भरतपुर राज्य को, जाट सरदारों का इनको अफलातून कहते हैं, बहुत पावरफुल रहे। तो पहले चूड़ामन, याद रखना, भरतपुर राज्य की इसने स्थापना कर दी थी, है ना। फिर बदन सिंह, इन्होंने एक इस राज्य को ताकतवर बनाया। इन्होंने डिंग, कुंबेर, वेद, भरतपुर 4 बड़े किले बनवाए थे। और अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, इनको राजा का टाइटल दिया था। किनको? बदन सिंह को। बदन सिंह के बाद में आते हैं कौन? सूरजमल। जाट सर्वाधिक ताकतवर बने इनके समय पर। और साम्राज्य में पूरब में इनका जो सूरजमल का जाट का जो साम्राज्य था, पूरब में गंगा, ईस्ट में गंगा, साउथ में चंबल, ये पूरा क्षेत्र इनके अधीन था। जाट जाति का अफलातून कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा।
इनके समय पर, सूरजमल जाट के समय पर ही पानीपत का युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, जिसमें इन्होंने सदाशिवराव भाऊ के साथ में इनके कुछ मतभेद थे, जिसकी वजह से इन्होंने पानीपत के युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी। मगर पानीपत के युद्ध के बाद में मराठा सरदारों को, मराठा सैनिकों को मानवता के नाते, हिंदू धर्म के नाते इन्होंने शरण दी, उनको रसद आपूर्ति पहुंचाई। भूखे पड़े हुए, प्यासे पड़े हुए मराठा सैनिकों को इन्होंने मदद दी, और न सिर्फ मदद दी बल्कि जो मराठा महिलाएं थी उनको सकुशल इन्होंने मराठा क्षेत्र तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाई थी। इसीलिए कई सारे जाट सरदार को इन्होंने भेजा, सैनिकों को भेजा। और आज भी महाराष्ट्र की सीमा से पहले कई सारे जाट गांव आते हैं, और वो कहते हैं कि वो गांव इसीलिए बसे थे क्योंकि सूरजमल ने इनको महाराष्ट्र की तरफ भेजा था महिला सुरक्षा के लिए, मराठों की महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए। और फिर कई सारे जाट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन जो है यहीं बस जाते हैं, और कई सारे ऐसे गांव जाटों के आपको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र की बॉर्डर से पहले। तो सूरजमल जाट जो थे एक महान शासक थे, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, पक्का कि सूरजमल जाट पर एक अलग वीडियो आधुनिक भारत में आपको दूंगा। पानीपत के तीसरे युद्ध पर एक अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। सूरजमल जाट पढ़ाने वाला व्यक्ति है, सीखने वाला व्यक्ति है, इतिहास में एक महान योद्धा है, और इनसे पढ़ करके, इनसे सीख करके आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भूमिका निभा सकती हैं। तो सूरजमल जाट की मृत्यु के बाद में जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह, रणधीराज सिंह जाट हुए, जिनमें रणधीर सिंह ने 1805 में अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर ली थी और जाट राज्य को अंग्रेजों के अधीन स्वीकार करवा दिया था। तो ये जाट राज्य की कहानी थी। इस राज्य की भी कहानी अधूरी है एक किले के बिना, और वो किला है लोहगढ़ का किला। कहाँ पर है? एक ऐसा किला जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाया, कोई नहीं जीत पाता, इतना ताकतवर किला है लोहगढ़ का किला। और इसकी सबसे बड़ी बात इसका जो दरवाज़ा है, ठीक है। लोहगढ़ का किला 1733 के आसपास महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, ठीक है। भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। इस दुर्ग को अंग्रेज, मुगल, मराठा, राजपूत कोई भी नहीं जीत पाया, कोई भी नहीं जीत पाया। अजय, आप वहाँ जाएंगे कभी लोहगढ़ के किले में, तो उस किले को देख करके आपको उसकी इतिहास की जो है, इसकी प्रसिद्धि क्यों है, ये शायद आप लोग वहाँ जा कर के समझ पाएंगे। और मेरा आप लोगों को कहना है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी, जब अगर आप हिस्ट्री से पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, आप मॉन्यूमेंट्स को प्रेम करते हैं, आप किलों को घूमने के शौकीन हैं, लोहगढ़ का किला कभी मत भूलिएगा। लोहगढ़ के किले में मुगलों से जीत कर लाया हुआ एक अष्ट धातु का दरवाज़ा लगा हुआ है। इस दरवाजे को जाट महाराजा जवाहर सिंह द्वारा लगवाया गया था, और ये दरवाज़ा सबसे भारी दरवाज़ा है, हेवी है ये लोहगढ़ के किले में, ठीक है। इसका इतिहास क्या है कि 20 टन का एक किला है, दरवाज़ा है, माफ़ कीजिएगा, कौन सा? अष्ट धातु का दरवाज़ा जो लोहगढ़ के किले में लगा है ना, इस 20 टन का दरवाज़ा है। पहले ये चित्तौड़गढ़ के किले में लगा हुआ था। चित्तौड़गढ़ से आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो उसने चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के बाद में उखाड़ करके दिल्ली में लगवा दिया था। दिल्ली में उसने लगवाया, बाद में दिल्ली पर कब्जा हुआ मुगलों का, मुगलों ने इसको दिल्ली के किले में लगवाया, और वहाँ से फिर 1765 में जवाहर सिंह दिल्ली के शासक नजीब-उद-दौला को उसने पराजित किया, और वहाँ से उखाड़ कर लेकर के आ गए थे वो कहाँ पर? भरतपुर में, ठीक है। चलो, ये अष्ट धातु के दरवाजे का कहानी है। तो ये कुछ हमारे स्टेट्स हैं, यानी भरतपुर स्टेट्स, अवध और हैदराबाद। इसके बाद जो राज्य आते हैं पंजाब, मैसूर, बंगाल, इन तीनों की कहानी एक एक स्टेट वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को कैप्चर करना शुरू करते हैं, कैसे जीतते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स और मज़ेदार होने वाले हैं, बच्चा मिस मत करिएगा। पूरा आधुनिक भारत पढ़िए मेरे साथ, पूरा मेरा आधुनिक भारत पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। बेसिक फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, हमेशा रहेगा। पढ़िए आधुनिक भारत, जितना पढ़ना है, कोई पैसा नहीं देना, किसी कोचिंग में फीस नहीं भरना आधुनिक भारत के लिए। यूट्यूब पे पढ़िए मेरे साथ, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जुड़े रहिए भैया हमारे साथ, पढ़ते रहिए। ज़िंदगी के आप उस मुकाम पर हैं
जहाँ एक गलत कदम और पूरा आपका भविष्य, करियर खत्म। तो कदम सोच समझ के बढ़ाइएगा। डिसिप्लिन और डेडिकेशन, ये दो चीज़ों को ज़िंदगी का मूल आधार बना लो। आप पढ़ाई करते हैं, आप सरस्वती की पूजा करते हैं, और मुझे बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी पूजा होती है जो बिना अनुशासन के हो जाए? बिना अनुशासन के। चाहे आप खुदा की इबादत करें, चाहे आप गुरुद्वारे में मत्था टेकें, चाहे आप मंदिरों में पूजा करें, चाहे आप ध्यान करें, चाहे योगा करें, ये सब अनुशासन से ही कर सकते हैं। पढ़ाई जिंदगी में सबसे बड़ी पूजा होती है। पढ़ाई कोई इंफॉर्मेशंस नहीं है जो आपके दिमाग में डाल दी जाएं, भर भर के कूट दिया जाए। पढ़ाई कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, चरित्र निर्माण होती है। पढ़ाई परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित करने का नजरिया देती है, और ये सब चीजें बच्चा अनुशासन के बिना नहीं आती। हिंदुस्तान में कमी नहीं बेरोजगारों की। ये अभी फॉर्म आएंगे कांस्टेबल के, पटवारी के, पीएचडी करे हुए लोग, पीएचडी एमटेक भरेंगे पटवारी का फॉर्म। अरे आप लोगों से तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वो। थोड़ा सा कंपटीशन करिए खुद से साथ, अनुशासन रखिए अपने अंदर, मेहनत करिए, तब जाकर के कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन आप लोग जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई सर, अगर आप सोचते हैं कि मैं यूपीएससी पीएससी का तैयारी करता हूं, मगर मैं साथ साथ गार्डन में बैठने का भी समय निकाल लूं, कैफे पे बैठ करके चाय भी पी लूं, घंटों तक सोशल मीडिया को भी स्क्रॉल करता रहूं, वेब सीरीज भी देखता रहूं, मिर्जापुर देखता रहूं, और सोचो कि सर मैं पीएससी भी निकाल लूंगा। अबे झूठ है बे, झूठ, 200% झूठ। आजकल के लड़के ये समझते हैं यूपीएससी पीएससी का एग्जाम तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने जैसा हो गया कि लाइन में लग जाओ, कभी ना कभी तो नंबर आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। योग्यता निर्मित करना पड़ेगी। ये आजकल के लड़के लड़कियां ये समझती हैं कि पीएससी तो यूपीएससी तो ऐसे निकल जाएगी कि हम लोग बढ़िया प्रेम भी दिल लगा के कर लें और पढ़ाई भी दिल लगा के कर लें। या तो प्रेम कर ले या पढ़ाई कर ले, दोनों एक साथ नहीं होगा। सिविल सर्विसेज पे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपना दिल और अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए संजय सर की। जुनून, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आपका कंपटीशन बहुत दमदार लोगों से है। तो बच्चा बात मानिए और अनुशासन में रहकर पढ़ाई करिए। बाकी चीज़ों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद।